नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जनरल नॉलेज या जनरल साइंस का आपको इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये आपको देखिए रेगुलर मिलेगी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये चौथा लेक्चर है, तो कहेंगे सर तीसरा लेक्चर, दूसरा लेक्चर, पहला लेक्चर कहाँ है? तो उसको देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश जैसा क्वेश्चन पेपर होता है, आप ही लोग भेजते हैं, उसी को मैं डिस्कस करता हूं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस जीमेल पे आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेजिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का देते हैं पेपर, तो इस जीमेल पे भेजिए। और देखिए, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल पे मिल जाएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है अपना नोट्स बनाइए। जो भी क्वेश्चन आप देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताता हूँ, उसको आपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसको लगातार रिवाइज करना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल है आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना। तो एग्ज़ाम में परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब आपको एकदम याद हो, यानी कि लगातार रिवाइज उसको जब करते रहें। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड। तो यहाँ पर आपको नॉट करेक्ट पूछा है। तो यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है कि कौन करेक्ट नहीं है। तो देखिए, इन चारों स्टेटमेंट से ही आगे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड। तो दोस्तों, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानते होंगे तो इसका स्टेटमेंट ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। दिस मीन्स दैट ए सिस्टम ऑलवेज हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अनलेस इट इज एडेड फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। उसका देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m मूविंग विद वेलोसिटी m, वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर होता है, ये आपको पता होगा। और 1 जूल, तो देखिए अगर आपको पता होगा कि W इजिकल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए एफ यहाँ पर आपको 1 यहाँ पर मीटर में लेंगे, 1 न्यूटन में लेंगे, और जो एस डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर में लेंगे। तो 1 जूल इजकल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा। उसका देखिए, एनर्जी है द सेम यूनिट एज दैट ऑफ द वर्क। तो बिल्कुल सही है, जो एनर्जी का यूनिट है जैसे जूल, तो उसी तरह से वर्क का भी जूल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी मैंने बता दिया है। तो इसका आंसर ए सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड डिस्पर्सल हेल्प्स द प्लांट टू। तो देखिए, सीड का जो बिखराव होता है, यानी कि बीज का जो बिखराव होता है, वो प्लांट को किस में जो है हेल्प करता है? तो प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो ओवर क्राउडिंग में से बचाता है इसको, और ये वाइड कंपटीशन फॉर द सनलाइट। तो सनलाइट का जो कंपटीशन होगा, जैसे कि अगर एक ही जगह बहुत सारे बीज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि सनलाइट लेने में इनको प्रॉब्लम होगी और ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। लेकिन जब सीड अलग अलग डिस्पर्स हो जाएंगे तो सनलाइट इधर इधर से लेंगे, तो यानी कि सनलाइट लेने में इनको हेल्प करेंगे और ओवर क्राउडिंग जो है से बचाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नेचुरल सोर्स, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि नेचुरल सोर्स एसिड इज करेक्ट, यानी कि इन नेचुरल जो सोर्स है उनमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है? देखिए, टैमरिंड, जो टैमरिंड होता है उसको हिंदी में इमली बोलते हैं। इमली नाम सुनकर ही मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। तो इमली में पाया जाता है टारटरिक एसिड। तो इमली में पाया जाता है, यानी कि टैमरिंड में टारटरिक एसिड। और नेटल स्टिंग, यानी कि जो चींटी डंक मारते हैं उसमें मेथेनोइक एसिड पाए जाते हैं, मेथोनिक एसिड पाए जाते हैं, और इमली में पाए जाते हैं टारटरिक एसिड। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बाइल जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम द, यानी कि जो पित्त रस होता है दोस्तों, वो कहाँ से सेक्रेट करता है? तो लीवर से। लीवर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि डिसेंट्री इज काउज्ड बाय, यानी कि डिसेंट्री को बोलते हैं पेचिस। तो पेचिस जो है किसके कारण होता है? तो देखिए, आंसर में दिया हुआ था बैक्टीरिया, लेकिन मेरे हिसाब से बैक्टीरिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेचिस जो होता है वो होता है प्रोटोजुआ के कारण। तो इसको जो है प्रोटोजुआ, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। तो ध्यान रखिएगा, पेचिस जो है यानी कि डिसेंट्री जो है होता है प्रोटोजुआ के कारण। और इसका नाम अगर पूछा जाए कि वो परजीवी यानी कि प्रोटोजुआ कौन है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये आंत को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है दोस्तों, आंत को। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में अ कंपनी अ केमिकल चेंज। तो देखिए, केमिकल चेंज जो है इनमें से कौन सा होगा? तो अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए,
केमिकल चेंज में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताता हूँ कि इसमें जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको रिवर्स फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए साउंड में बी प्रोड्यूस, तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ए कलर चेंज में टेक प्लेस, बिल्कुल सही है, और एक गैस में बी फॉर्म। तो तीनों आंसर इसका करेक्ट है, ये तीनों हो सकता है केमिकल चेंजेस में। अब देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में लोग कन्फ्यूज करते हैं, तो उसको दूर कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल चेंज वो चेंज होता है कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होता है, जैसे कि कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम etc। जैसे कि चेंजेस केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज, तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है रिमेन अनचेंज रहता है, जबकि केमिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाता है, केमिकल एंड द कंपोजिशन जो है इसका चेंज हो जाता है। और इसमें फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सबस्टांसेस नहीं बनता है, फिजिकल चेंज में ध्यान रखिएगा कोई भी नया सबस्टांसेस नहीं बनेगा। जबकि जैसे देखिए इसका आइस फॉर्मेशन इसका कंप्लीट एग्जांपल होगा, जैसे कि इसमें क्या होगा कि वाटर से आइस बना सकते हैं और फिर आइस से वाटर बना सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए ये न्यू सबस्टांसेस इज फॉर्म इन ए केमिकल चेंज, तो न्यू सबस्टांसेस बन जाते हैं। और देखिए वेरी little or no energy in the form of heat, light or sound is easily observed or the given out in the physical change. उसका chemical change is always accompanied by absorption or the evolutions of energy. A physical change is a temporary change, तो एक temporary change है, जबकि chemical change जो है permanent change है। उसके the original form of the substances can be regained by the simple physical method, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल रूप में आ जाता है, जबकि ओरिजिनल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। और फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि उसको रिवर्स कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज जो है इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल सही है, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। और इसका जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्पीड कितनी होती है लाइट की, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है, वैक्यूम में इसका जो है इतना होता है। उसके देखिए मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज, तो जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है वो क्लियर इमेज बिल्कुल देता है, तो बोथ 1 और 2 आर द करेक्ट। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, एक पोल पॉइंट है, ये आपको फोकल पॉइंट है जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, और सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर, इसको आर स्मॉल से या आर कैपिटल से डिनोट कर सकते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस टू द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो क्लियरली देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फोकल लेंथ। कितना ग्रेटर है, तो दुगना होता है, तो एफ इज इक्वल टू r/2 होता है। ये आपको रिलेशन जो है आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन है कि 91st K9 वज्र टी गन इज रिसेंटली फ्लैग ऑफ बाय द गुजरात CM, इट इज़ प्रोड्यूस बाय विच कंपनी। तो देखिए LNT कंपनी द्वारा 91st K9 वज्र टी गन जो है बनाया जा रहा है गुजरात के हजीरा में, और इसको LNT बना रही है। तो उस समय जो है चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के विजय रूपानी, इन्होंने जो है इनोग्रेट किया था। लेकिन अब जो है गुजरात का चीफ मिनिस्टर पूछा जाए आपसे कि कौन है, तो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हैं। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। और लार्सन एंड टुब्रो ने इसको बनाने का जिम्मा लिया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन। तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन का कौन सा है, तो यानी कि कौन सा अनुच्छेद में है, तो 343। तो देखिए 343 का एक में बताया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो देखिए भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज अगर पूछा जाए तो कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आर्टिकल 343(1) में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन शैल बी हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ जो हिंदी भाषा है वो यूनियन का यानी कि भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, ऐसा मेंशन है ऑफिशियल लैंग्वेज का 343(1) में।
अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम के बारे में पूछा गया है कि पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या है। तो देखिए पर्सनल इनकम जितना भी होगा उसमें से अगर माइनस कर देंगे पर्सनल टैक्स पेमेंट के और नॉन टैक्स पेमेंट को, इन दोनों को अगर पर्सनल इनकम में घटा देंगे तब आपको निकल जाएगा पर्सनल डिस्पोजल इनकम। पर्सनल डिस्पोजल इनकम कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला ध्यान रखना है कि पर्सनल इनकम में से 2 टैक्स आपको घटाना है। कौन, तो पर्सनल टैक्स पेमेंट और नॉन टैक्स पेमेंट को। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेमोर ऑफ द प्रियंका चोपड़ा जोनस। तो देखिए प्रियंका चोपड़ा जोनस का मेमोर लिखा गया है अनफिनिश्ड। तो ये ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। तो प्रियंका चोपड़ा जोनस का मेमोर लिखा गया है अनफिनिश्ड। अब देखिए ए सूटेबल बॉय आपको देखने को मिल रहा है, इसको किसने लिखा है, तो ये नोबेल है विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया नोबेल है अ सूटेबल बॉय। जबकि ए बकेट ऑफ द फ्लावर, ए बकेट ऑफ द फ्लावर ये आप देखने को मिल रहे हैं, ये हैं रमेश अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। रमेश अग्रवाल, और इनको लॉन्च किए थे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने इनको लॉन्च किया था इस बुक को। तो बकेट ऑफ द फ्लावर इज़ रिटन बाय रमेश अग्रवाल। उसका देखिए क्वेश्चन है कि अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, अ स्कीम इज़ जॉइंटली एफर्ट बाय। तो देखिए एक जो है स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो टूरिज्म एंड कल्चर मिलकर अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान को इन्होंने जो है लॉन्च किया है। तो जॉइंट एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म का। उसका देखिए क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यानी कि वन्य जीव अभयारण्य, हिंदी में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वन्य जीव अभयारण्य। तो ये आपको कहाँ पर, पोचरम है। तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जा रहा है कि कौन है, तो पोचरम इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको तेलंगाना में है। तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा, हैदराबाद के पास में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए राजा जी आपको उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व है। कॉर्बेट भी, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, तो ये आपको दोनों उत्तराखंड में है। जबकि राजगिरी एक स्थान है बिहार में। ये आपको ध्यान रखना है। पोचरम इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। अब देखिए क्वेश्चन है कि नीला गुंबद इज़ लोकेटेड इन। तो देखिए नीला गुंबद, ये आपको ऊपर का पार्ट देखने को मिल रहा है, ये आपको ब्लू कलर का है, नीला है, इसलिए इसको नीला गुंबद यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों। तो नीला गुंबद है दिल्ली में लोकेटेड। तो ध्यान रखना है, नीला गुंबद इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसका जो है रिस्टोरेशंस किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नीला गुंबद दिल्ली में लोकेटेड है। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। इसी तरह से ये वीडियो आपके लिए आती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।